विषय वस्तु को कहने की कला को ही कहानी कहते हैं कि आपने किसी विषय वस्तु को कैसे कहा है। और जब कहानी की जब बात करते हैं तो कहानी तो फिक्शन होती है, कहानी डॉक्यूमेंट्री तो होती नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इस फिल्म को अगर हम देखें कि अगर कहें कि कहानी सच्ची है या झूठी है, उस तराजू पे हम न तौलें, कहानी सच्ची होती तो लिखा जाता कि सच्ची कहानी है, तो डॉक्यूमेंट्री हो जाती या डॉक्यू ड्रामा हो जाता। लेकिन ये कैरेक्टर जो है इसके कुछ ओरिजिनल है, जो नाम लिए गए हैं, घटना भी हो सकता है कुछ हो, लेकिन एक कल्पनाशीलता है। कहानीकार जब कहानी बनाता है तो अपना एक कल्पना लोग खड़ा करता है। और सिनेमा में जब हम कहानी कहते हैं तो सिनेमा में कहानी बेसिकली हम जब तय करते हुए ये तय करते हैं कि ये किसकी कहानी है। हम एक किरदार चुनते हैं, एक प्रोटैगनिस्ट चुनते हैं, एक नायक चुनते हैं कि कहानी है किसकी। तो इस फिल्म में एक दुविधा वाली बात है कि ये कहानी बेसिकली पुष्करनाथ की है या उनके पोते की कहानी है। एक जब उनकी कहानी होती है तो वो कहानी 1990 की है, और 1990 के जो घटनाक्रम है, जो ये फिल्म है, उसका मूल तो यही है कि उस कहानी का जो मूल हिस्सा है वो 1990 का घटनाक्रम है और उसके बाद जो घटनाएं हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ता है जेएनयू से आकर के, दिल्ली से, जहां उनका पोता जो है पढ़ रहा है 25-26 साल बाद, 30 साल बाद, मतलब उन्होंने बताया प्रेजेंट, यानी 90 से प्रेजेंट करिए तो वो 32 साल का लड़का है या 31 साल का लड़का है, प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं। तो वो जिसको जेएनयू से जोड़ा है, जो जेएनयू में घटनाक्रम हुआ, जो कन्हैया कुमार वाला जो प्रसंग हुआ, हालांकि उसका नाम भी देखिए संजोग बस उन्होंने कृष्णा जानबूझ के रखा है या संयोग से रखा गया मुझे नहीं मालूम। और उसमें जो एक किरदार गढ़ा है उन्होंने पल्लवी जोशी का, जो डायरेक्टर साहब की पत्नी भी है, वो एक वामपंथी फ्लेवर दिया गया है। तो कहिए कहानी को जो है, जो कल्पनाशीलता जो होती है, कहानी को विशेष बनाती है कल्पनाशीलता एक लेखक की। और उस लेखक की कल्पनाशीलता जब पटकथा बनकर के पर्दे पे उतरती है तो उसका एक फॉर्मेट है कि कहानी कैसे आएगी, किसके माध्यम से आएगी और क्या क्या। जैसे कि उन्होंने देखिए कि फिल्म में इन्होंने 4 किरदार क्रिएट किए हैं, क्योंकि वो लड़का तो उस समय था नहीं, या था तो 1 साल का था या आधा साल का था वो, तो किसके माध्यम से कहानी वो कही जा रही है। तो उनके 4 दोस्त बताए हैं कहानी में। एक जो मिथुन चक्रवर्ती एक किरदार निभा रहे हैं, पुनीत सर है और 2 और लोग हैं। 4 उनके दोस्त हैं जिनके माध्यम से कहानी कही गई है, यानी फ्लैशबैक में कहानी चलती है पूरी और वो अलग अलग टुकड़ों में आती है। फिर वो प्रेजेंट से भी जुड़ती है और जहां उनका जो है, तो प्रेजेंट और फ्लैशबैक का जो है पार्ट उन्होंने कहानी में जोड़े रखा है। और इसका मोटिव देखिए, कोई कहानी जब हम कह रहे हो तो इसका मोटिव क्या होता है। एक कहानी जब हम किसी व्यक्ति के दुख की कहानी कहते हैं तो हम ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका दुख जो है क्या संवेदना क्रिएट करता है। अगर एक दुखी व्यक्ति की कहानी कहनी हो, एक पीड़ित व्यक्ति की कहानी कहनी हो, तो उस कहानी का जो मोटो होता है वो संवेदना अर्जित करना होता है कि क्या इससे दर्शक जुड़ता है। कहानी में जो सिनेमा जब हम बनाते हैं तो दर्शक को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो मूल मोटो रखा गया है, जो कहानी का इतर भाग है, मैं उसको इतर भाग इसलिए मानता हूं कि मोटिव उनका कुछ और है। जैसे क्लाइमेक्स जो जिस तरह से बनाया गया है, तो क्लाइमेक्स में हीरो अपने परिवार के साथ जो हादसा हुआ, जो घटनाएं हुई, उसकी कहानी नहीं कह रहा है, उसकी बात नहीं कह रहा है, वो कश्मीर की तारीफ कर रहा है, कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। तो फिर सवाल समझ में आता है कि ये कश्मीर की कहानी है या कश्मीर में रह रहा है एक कश्मीरी पंडित की कहानी है। कश्मीर में रह रहा है एक पंडित की कहानी होगी तो वो अलग कहानी हो जाएगी, लेकिन कश्मीर के बनने या बर्बाद होने की कहानी है तो अलग कहानी बनेगी। हिंदू मुस्लिम की बात भी अगर उनको करनी होती तो और प्रभावी ढंग से फिल्म बना करके कर सकते थे। जैसे मैं बोलूं कि लेखक क्या होता है, लेखक जो है एक कल्पना से कहानी गढ़ता है और जहां पहुंचना होता है वहां तक की एक यात्रा बनाता है कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे और क्लाइमेक्स क्या होगा, ये कहानीकार स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये तय कर लेता है। तो कोई भी घटना हुई, घटना का रिपरकशन क्या होगा, यही उसका कंक्लूजन होगा। या वो बदले की कहानी बना रहा है या उसके प्रति सिंपैथी बनाना चाहता है, यही तो घटना होगी। एक बहुत बड़ी घटना हुई कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, ब्रूटल तरीके से मारा गया, ये सब सही है। लेकिन उस घटना के बाद हम, यानी लेखक या निर्देशक जो कहिए, दोनों हालांकि वही हैं, विवेक है, तो वो दर्शकों तक आज 32 साल बाद क्या पहुंचाना चाहते हैं। क्या ये कहना चाहते हैं कि उस घटना का बदला लीजिए, या ये कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ और उनके पुनर्वास के बारे में हमको सोचना चाहिए। ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं।
तो आप इस फिल्म में देखते हैं कि पुनर्वास की बात तो कहीं कब हो नहीं पाती है, बदले की बात होती है। और बदले में आप खड़ा करते हैं कि एक मुस्लिम जो समुदाय है उसके प्रति एक नफरत खड़ा किया जाता है कि मुसलमानों ने ये किया। आप एक घटना उसमें देखें कि उसका एक जो पड़ोसी है पुष्कर नाथ जी का, वो पड़ोसी आता है और वो बताता है कि इसमें जो है वो छुपा हुआ है ड्रम में, गेहूं दिखाता है, वो अनाज दिखाता है। ये बात सही है कि जब दंगे होते हैं, मुझे याद है जब मैं पटना आया था 1984 में और जो सिख दंगा हुआ था उसमें हिंदुओं ने भी बताया था कि वहां देखो सरदार छुपा हुआ है। और इस तरह के जब दंगे होते हैं तो जो इलाके के बदमाश लोग होते हैं, मैं पर्सनली तौर पे ये मानता हूं कि हमारे समाज की जो 90% आबादी है वो परपीड़क है, सैडिस्ट है, उसको दूसरों की पीड़ा से बड़ी खुशी मिलती है। तो इस तरह की आबादी हर तरफ है, वो कश्मीर में भी है, वो बिहार में भी है, वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है। लेकिन कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके अंदर संवेदना होती है, और जो लेखक होता है जो इतिहास को सामने रख रहा है या कहानी के माध्यम से रख रहा हो या तथ्य के माध्यम से रख रहा हो, उसका मतलब होता है एक दस्तावेज देना ताकि आने वाली पीढ़ी उस दस्तावेज से कुछ सबक सीखे और बेहतर इंसान, बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश में आगे बढ़े। यही एक मकसद होता है और रचना का यही मतलब है, रचनात्मक होने का यही मकसद है कि हम उस घटना से सीखें और कैसे बेहतर दुनिया बनाए। तो ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, ये इस तराजू पे भी, इस निकष पे भी रख के तोल सकते हैं कि क्या इस फिल्म में एक बेहतर दुनिया बनाने का संदेश है, क्या एक बेहतर समाज बनाने का संदेश है। तो मुझे दिखता है कि ये बेहतर समाज बनाने का संदेश नहीं है। तो ये तो संदेश के स्तर पर। और दूसरी बात मैं कहूँ एक संरचना के स्तर पे, जो तकनीकी पक्ष है, जो शिल्प का पक्ष है सिनेमा का, जब हम फिल्म कह रहे होते हैं तो बेसिकली 3 उसके पायदान होते हैं। एक तो होता है कहानी का सेटअप होता है कि कहानी की हम पृष्ठभूमि गढ़ देते हैं कि हीरो किस पृष्ठभूमि का है, हीरो कौन है और किस पृष्ठभूमि का है, विलेन कौन है और किस पृष्ठभूमि का है, और उसके बाद हम टारगेट तय करते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या है इन दोनों के बीच का, और कन्फ्लिक्ट के बाद एक कंक्लूजन आता है। तो कन्फ्लिक्ट कहाँ, हीरो का कन्फ्लिक्ट क्या है इस फिल्म में? अगर अनुपम खेर है तो अनुपम खेर का कन्फ्लिक्ट क्या है, कहां वो संघर्ष करते हैं, दिखते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर हीरो की बात करेंगे तो हीरो तो अपने आप को बचाएगा ना, कहीं ये नहीं दिखता कि अनुपम खेर किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं, कहीं ये नहीं दिखता कि दर्शन कुमार जब उसके पास गया भी है आखिर में, जो आतंकवादी है जिसने हत्या की है या जिसने चीजें की है, तो उससे वो क्या बात करता है, कुछ नहीं बताता है। और फिर जब कश्मीर फाइल को पढ़ने के बाद समझिए, जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा कि कश्मीर फाइल से 8-10 दिन में जो भी गुजरा हो, अगर है फाइल तो मान लिया मैंने कि फाइल है जिससे वो गुजरा नायक, तो गुजरने के बाद उसने क्या देखा, क्या वो उसमें फाइल से गुजरते हुए उसमें कश्मीर का इतिहास दिखाई पड़ा, उसमें कहीं अपना परिवार नहीं दिखा, क्या उसे कहीं अपने जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वहां समाज था, जो कश्मीरी पंडित और मुस्लिम जो साथ रह रहे थे, वो समाज नहीं दिखा उसको, कहीं वो नहीं वर्ग दिखा, कहीं वो सरकार का वो पहलू नहीं दिखा कि सरकार किस तरीके से जो है उस समय रिएक्ट कर रही थी। तो ये पूरी की पूरी मंशा जो है लेखक की है, एक कहानी कहना नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है, और उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कांग्रेस को मूल तौर पे घेरे में रखना है। हम सब जानते हैं, जैसा आपने कहा कि कश्मीर की समस्या जो है अलग अलग पार्टियों की वजह से खड़ी है, उसमें आप जो है नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं अगर जिक्र करूं तो नेहरू को आप ब्लेम करेंगे कि नेहरू की वजह से कश्मीर समस्या है, हर कोई बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इतिहास को आप जो है वर्तमान में खड़ा होकर के 60, 70, 75 साल बाद बैठ करके समीक्षा करेंगे तो सही समीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इतिहास जो है केवल तथ्य नहीं होता है, इतिहास जो है किसी व्यक्ति के द्वारा वो भी कहा जा रहा है, कोई देखा हुआ व्यक्ति अपनी घटना कह रहा है या कोई देखने के बाद वो लिख रहा है, वो उसका अपना परसेप्शन उसमें ऐड होता है, अटैच होता है। आज मैं एक पढ़ रहा था एक आर्टिकल, मैं अभी भूल रहा हूं नाम, बड़े चर्चित राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो 32 साल पुरानी कहानी वो भी लेकर के आया, दरभंगा के भागलपुर में जो दंगा हुआ था, भागलपुर का दंगा बहुत भयानक दंगा है, और उस दंगे का उन्होंने जो है कई किरदारों के माध्यम से उन्होंने तथ्य रखे हैं जो भुक्तभोगी थे। गौरी प्रसाद उनका नाम है? नहीं, गौरी प्रसाद जी नहीं है, अभी अपूर्व भारद्वाज। अपूर्व भारद्वाज की आज फेसबुक पे अभी कई लोगों ने उसको शेयर भी किया है। तो उन्होंने लिखा है, उसमें बताया है कई
भुक्तभोगियों के माध्यम से उन्होंने उस समय का वर्णन किया है कि दंगे के समय क्या क्या हुआ। और आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हिंदुओं के प्रति बड़ा आक्रोश खड़ा हो जाता है, लगता है कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा दंगा, बहुत बुरा होता है, किसी की हत्या बहुत बुरी, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो आप उस घटनाक्रम को रख रहे हैं तो उसकी पूरी पृष्ठभूमि को रखना अनिवार्य हो जाता है कि इस तरह का माहौल क्यों बना, इस तरह के माहौल बनाने में कौन कौन लोग थे, तभी तो आप एक सही तरीके से जज कर पाएंगे, कुछ भी जज कर पाएंगे। तो ये मुझे इस फिल्म में भी वो दिख रहा है कि आप जो है स्टेटमेंट पे खाली काम करेंगे तो अच्छी फिल्म तो नहीं बना पाएंगे। समझिए मदर इंडिया एक फिल्म बनी थी, तो मदर इंडिया की कहानी जो है लाला के खिलाफ आक्रोश नहीं है। मदर इंडिया फिल्म देखते हैं तो क्या लगता है कि पूरी फिल्म तो एक संघर्ष है, एक लाला के खिलाफ उस लेडी का। लेकिन आखिर में क्या कह रही है फिल्म? आखिर में वो फिल्म कह रही है कि एक स्त्री की इज्जत सबसे ऊपर है और उस स्त्री की इज्जत के लिए एक माँ अपने उस बेटे को कुर्बान कर सकती है जो बेटा उसका सबसे प्यारा है। तो फिल्म का मैसेज जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप फिल्म मेकर नहीं, आप बनिया हो सकते हैं, आलू बेचें, कोई और चीज मटन बेचें, वो करें, सिनेमा ना बनाएं प्लीज।